हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस लेसन में। इसमें हम बात करेंगे 6 क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर के बारे में। हम इन डेप्थ पढ़ेंगे इस चैप्टर को और सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज और डिटेल को ढंग से कवर करेंगे। हमारा लक्ष्य इस लेसन को पढ़ने में ये होना चाहिए कि जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टर्म्स की वो काफ़ी क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन ना बचे। अगर हमें अर्थ के एक्सिस के बारे में जानना है तो एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, अगर हमें अभी बेसिक लेवल पे क्लियर होंगे तभी हम आगे जाके, चाहे वो ओशन करेंट्स हो या प्रेशर पॉइंट्स हो, एनवायरमेंट की मूवमेंट हो, उन सभी चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे। तो है तो ये बिल्डिंग ब्लॉक, पर बहुत महत्वपूर्ण है आगे हमारी जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के इस चैप्टर को, जहां हम इन डेप्थ इन चीज़ों को जानेंगे। अब देखिए, जैसे ग्लोब के बारे में बात आती है तो ग्लोब क्या होता है। ग्लोब, जैसे आपने कई बार स्कूलों में, घरों में देखा होगा, ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ की एक रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम अर्थ को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं भाई, तो वो बेसिक सी बात है, क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है या जियोइड कह सकते हैं। जियोइड मतलब अर्थ खुद की एक अलग सी शेप बनाता है, जो कि ना कि पूरी स्फेयर है, ना कि पूरी राउंड है। तो वो जो हल्का सा चपटापन है, मतलब जैसे एक ऑरेंज देखा होगा आपने, वो ग्लोब का जो मॉडल है वो बिल्कुल अर्थ के मॉडल को फॉलो करता है। मतलब अर्थ का जो शेप है वो नॉर्थ पोल के ऊपर हल्का सा चपटा है, ठीक है, वो दर्शाता है ग्लोब, अगर आपने ग्लोब को देखा होगा तो। और ग्लोब जो अर्थ है, अर्थ का जो टिल्ट होता है, जिस अक्ष पे अर्थ झुकी हुई है, जिस पर वो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, उसको अगर किसी को समझाना है तो उसका सही मॉडल एक ग्लोब होता है। ये हो गई ग्लोब क्यों होता है, ग्लोब की क्या रेलेवेंस है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम अर्थ की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम मैप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोब के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म है, मतलब एक छोटा फॉर्म है। अब इसकी स्पेसिफिक रेलेवेंस, इसकी खासियत क्या होती है वो देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का ग्लोब के द्वारा करने से आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, तो देखिए, अगर आप अर्थ को जब भी इमेजिन करते हैं तो अगर आप उसको ग्लोब के शेप में इमेजिन करें तो काफी क्लैरिटी होती है कई चीजों को समझने में। अगर आप इस ग्लोब को देखें तो यहां आपको क्या क्लैरिटी मिलती है? एक एक्सिस दिख रहा है आपको यहां पर, ये अगर आप नॉर्थ पोल मान लें और ये साउथ पोल मान लें तो आपको दिख रहा है अर्थ एक एक्सिस पर है जहां वो रोटेट करेगी। आपने कभी ग्लोब को घुमाकर देखा होगा, वो बिल्कुल गोल घूमता भी है। तो यहां से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। आप अर्थ के ठीक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इक्वेटर बन जाएगी। अब इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे, पर ये काफी सिंप्लीफाई कर देता है किसी को समझाने के लिए कि अगर आपको मुझे बताना हो कि पोलर विंड्स कैसे चलती हैं, या प्रेशर इक्वेटर पे क्यों बनता है, गर्मी अगर सूरज यहां पर होगा तो जो अर्थ सूरज के सामने आएगा, जो पोर्शन, वहां गर्मी ज्यादा होगी, तो वो लैटिट्यूड्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, उस एरिया का वेदर बढ़ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा वेदर। वो सारे डिफरेंशिएशन उन चीज़ों को आप ग्लोब से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। यही खास बात होती है ग्लोब की। तो हमने ये चीज़ें समझी, ग्लोब की रेलेवेंस क्या है, ग्लोब से आप ज़्यादा इन डेप्थ समझ सकते हैं। अब जो टर्म्स हैं, जैसे इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, यानी कि अक्षांश, दक्षांश, ये चीज़ें क्या हैं, इन सभी को अभी हम इन डेप्थ देखते हैं। आइए बात करते हैं एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस वो टिल्ट है, वो झुकाव है जो पृथ्वी का होता है। अब अगर आप पृथ्वी को दर्शा रहे हैं एक ग्लोब के द्वारा, तो ग्लोब क्या है? एक अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे हमें पता है कि अर्थ में एक झुकाव है, ठीक है, 23.44 डिग्री का झुकाव है, यानी इस तरह वो टिल्टेड है, ठीक है। अब टिल्ट को आप दर्शाएंगे कैसे? तो टिल्ट का अगर आपको उदाहरण में दूं देखने के लिए, इमेजिनरी कैसे आप बताएंगे, तो आप एक ग्लोब इमेजिन करिए, जैसे ग्लोब है, यहां पर ये एक छड़ी जाती है, ठीक इसके बीचों बीच नॉर्थ पोल और साउथ पोल कनेक्ट करती है। ये जो एक्सिस जहां झुकाव होता है, क्योंकि ग्लोब को अगर आप देखें तो ग्लोब ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता, ग्लोब ऐसे हल्का झुका हुआ होता है, जिसकी एक्सिस पे वो घूमता है। ठीक उसी तरह जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पर घूमती है। अब अगर यहां हम इसको देखें तो यहां आपको एक टिल्ट दिखाई देगी जिसके आसपास ये घूमती है। तो वो टिल्ट 23 डिग्री का जो झुकाव है, 23.44 डिग्री जो झुकाव है, वो एक्सिस है। इस एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि अर्थ का एक्सिस है, तो वो बताने के लिए है कि यहां पर अगर हम देखें किसी बॉल को,
या किसी ग्लोब को, तो अगर आप उसको इतने डिग्री पे रखें और उसको ऐसे रोटेट करें तो ठीक उसी प्रकार वो धरती भी है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, किसी को समझाना हो कि भाई धरती कैसे रोटेट कर रही है, तो भाई आप बोलेंगे धरती बिल्कुल गोल गोल ऐसे घूम नहीं रही, वो हल्की झुकी हुई है। तो वो झुकी हुई जिस एक्सिस पे झुकी हुई है, मतलब झुकाव का जो एंगल है, वो दर्शाने के लिए आप एक लाइन खींचेंगे, बताएंगे भाई इतना एरिया पे, इतने एंगल पे धरती झुकी हुई है और घूम रही है। तो वो जो एंगल आप बनाएंगे उसके झुकाव का, ठीक है, वो झुकाव का एंगल होगा एक्सिस। तो 2 पॉइंट ग्लोब पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाते हैं, वो क्या होता है, वो एक्सिस कहलाएगा। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब बात आती है कि एक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, एक्सिस या जो टिल्ट है, मतलब जो झुकाव है, वो झुकाव क्यों महत्वपूर्ण है? वो झुकाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस झुकाव की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे होगा? अब देखिए, अगर आप एक्सिस पे देखिए तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो झुके हुए से रहते हैं और इसी कारणवश वहां का टेम्परेचर काफी ठंडा रहता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों रहता है? तो एक तस्वीर से देखने की कोशिश, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है। अब देखिए, रोटेशन जो है वो एक टिल्ट पे हो रहा है, मतलब एक एक्सिस पे झुकी हुई है धरती, इसलिए चक्कर काट रही है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है वो हमेशा एक टिल्ट पे रह जाता है। मतलब अगर आप प्रकाश का आदान प्रदान भी देखें तो ये जो एरिया है वो हमेशा बाहर की तरफ रह जाएगा या आउटसाइड इन रहेगा। तो वहां पे रोशनी थोड़ी कम पहुंचेगी, गर्मी थोड़ी कम पहुंचेगी। इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कम रहेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे? जो भी प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड होता है हवाएं गर्म है उस एरिया की या नहीं है, ठंडी है। तो वो सब डिक्टेट करता है क्या, अर्थ का टिल्ट, कितने कितने अक्ष पे धरती झुकी हुई है। तो वो जो एक्सिस है वो हमारी मदद करता है आगे अर्थ का टेम्परेचर डिटरमाइन करने में, अर्थ का एयर प्रेशर डिटरमाइन करने में। अब मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एक्सिस की वजह से जो प्रेशर बेल्ट बिल्ड हो रही है वो क्या होती है, क्योंकि वो हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इस बेसिक लेवल पे हमको समझना जरूरी है कि एक्सिस है क्या। एक्सिस मतलब अक्ष जिसपे धरती झुकी हुई है। ग्लोब के केस में कहें तो जो आप एक लाइन खींचे नॉर्थ टू साउथ पोल, जो आ रही है इमेजिनरी लाइन, वो है एक्सिस। और एक्सिस क्या करता है? एक्सिस दर्शाता है वो झुकाव जिस पर धरती का है, जिस पर धरती चक्कर काटती है सूर्य के आसपास का। लेकिन याद रखिए, सब इमेजिनरी है, असल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये दर्शाने के लिए। तो वो झुकाव प्रदर्शित करने के लिए जो रेखा आप खींचेंगे नॉर्थ टू साउथ बीचों बीच, वो आपका एक्सिस होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है एक्सिस, एक्सिस की रेलेवेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या है? यानी भूमध्य रेखा। अब नाम से ही पता चलती है, भूमध्य मतलब जो कि बीचों बीच अर्थ के जाती है और उसके 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, यह है इक्वेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ बिल्कुल ऐसे सेंटर पे गोल नहीं है, बल्कि हल्की सी चपटी है और टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है। अब जो झुकाव है उसका भी अपना अलग रोल है जो हमने पढ़ा। अब देखते हैं इक्वेटर, जो एक अलग लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसका क्या रेलेवेंस है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सिस पे कोई रेखा है नहीं, पर हम दर्शाने के लिए बताते हैं कि देखिए ऐसी रेखा पे धरती झुकी हुई है। उसी प्रकार से अगर आप अर्थ के बीचों बीच एक रेखा खींचे तो वो इक्वेटर कहलाएगी। अगर आप अर्थ के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं और अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो वो जो इमेजिनरी लाइन होगी जिसको आप, जो अर्थ को पूरी तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगी, उसे कहेंगे इक्वेटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में मानिए एक गोल धरती है, यानी आप एक ग्लोब ही ले लीजिए। उस ग्लोब को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आप उसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे। वो जो सेंटर की लाइन होगी उसे आप कहेंगे क्या, इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। अब इक्वेटर करता क्या है? इक्वेटर डिवाइड करता है हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में। एक होगा नॉर्थ का साइड, एक होगा साउथ का साइड। नॉर्थ के साइड को कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ के साइड को कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर है क्या? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। अब इसकी रेलेवेंस क्या है वो जानते हैं कि अगर आप कभी भी अर्थ के टेम्परेचर को देखें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ एक एक्सिस पे झुकी हुई है, उस एक्सिस का रेलेवेंस यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होता है। जब अर्थ सूर्य के चक्कर काटती है तो कई एरियाज जो है वो काफी देर तक डिस्टेंट रहते हैं उनसे, किससे, सनलाइट से और हीट से, और वहां ठंडा टेम्परेचर होता है। उसी प्रकार से जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, जो बल्ज, मतलब जो अगर आप झुकाएंगे तो एक हिस्सा आगे की तरफ निकलेगा, तो जो हिस्सा इक्वेटर के रीजन में है
वो हमेशा बाहर की तरफ यानी सूर्य के ठीक सामने रहता है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, सनलाइट वहां ज्यादा पड़ती है, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है, और वहां का सी एरिया भी है, वहां ज्यादा वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होगा, तो वहां बारिश ज्यादा होगी। नॉर्मल सेंस में ही आप देखें, अगर आप ग्लोब देख रहे हैं और यहां सूर्य है, तो ये जो बीच का हिस्सा है यहां किरणें हमेशा ज्यादा पड़ेंगी। तो वो इक्वेटर की वजह से क्या होता है, जो आप इक्वेटर का रीजन है वहां आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सूर्य के सामने की रीजन हमेशा रहेगा तो यहां गर्मी हमेशा ज्यादा रहेगी, और वहां की हवाएं भी गर्म होगी, तो वहां लो प्रेशर रहेगा या हाई प्रेशर रहेगा, वहां हाई प्रेशर रहेगा। टेम्परेचर मॉड्यूलेशन यानी वातावरण का बदलाव होता रहेगा, इस वजह से कई भौगोलिक चेंजेस हो जाएंगे, मतलब कई टेम्परेचर, वेदर, इन सब का चेंजेस होगा, तो वो होती है इक्वेटर की रेलेवेंस। ठीक है, अब समझते हैं लेटीट्यूड्स के बारे में, यानी पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स के बारे में। अब देखिए 0 डिग्री पे एक रेखा हमने खींची जो धरती को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, वो रेखा है इक्वेटर। हमने एक इक्वेटर ड्रॉ की जो भी सेंटर ऑफ द अर्थ है। आपको मैं ग्लोब थमा दूं तो आप सिंपली बताएंगे कि भाई ये लोकेशन है, ये ठीक ये एक रेखा बीचों बीच डिवाइड कर रही है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मुझे आप ग्लोब पे बताइए कि कुतुब मीनार कहां है। अब किसी व्यक्ति को आपको बताना हो तो आप बोलेंगे कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, इंडिया में होगा कहीं। आप इंडिया के लोकेशन पे कहीं कोशिश करेंगे जानने की कि कुतुब मीनार कहां पर है। मैं आपको बोलूं अफ्रीका के मैच में किलिमंजारो कहां है ढूंढिए, तो आप मुझे देश का देंगे पता, तो देश से तो मुझे लोकेशन पता नहीं चलेगी। अगर आपको कुतुब मीनार पता करना है तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दूं तो कैसे दूंगा, एड्रेस दे दूं तो आप ग्लोब पे तो पता कर नहीं पाएंगे। आप मुझे कह रहे हैं वो मिनिएचर है यानी अर्थ को दर्शा रहा है, तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए वो लोकेशन कौन सी है जहां की बात मैं कर रहा हूं। मिनिएचर तो सब कुछ दर्शाता है छोटे स्तर पे ही सही। तो अर्थ को हम किसी लोकेशन को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए या वो कहां है, उस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम कोऑर्डिनेट समझ सके। वहां के कोऑर्डिनेट मतलब जिस लोकेशन पर आप हैं वो कौन सी जगह है, एक रेफरेंस होता है। अगर आपसे पूछूं आपका घर कहां है तो आप बताएंगे मेरा घर लेट से एक बड़े से, अगर आपका घर किसी पोस्ट ऑफिस के पास है या किसी बैंक के पास है तो आप कहेंगे आप HDFC बैंक के साउथ में चले जाओ, उससे 100 मीटर में मेरा घर है, इस तरह आप बोलेंगे। तो अगर आपको अर्थ का भी कोई लोकेशन बताना है तो उसके लिए आपको कुछ रेफरेंस चाहिए होगा, टर्म ऑफ रेफरेंस। तो वो जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है उसे क्रिएट करने के लिए हम कई सारी रेखाएं खींचते हैं। अब जैसे सेंटर के बीचों बीच रेखा खींची हमने इक्वेटर, उसका फायदा हमें यह भी हो रहा है कि हम ये भी डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि टेम्परेचर कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन अब अगर मेजरमेंट के हिसाब से भी देखें तो ऐसी रेखाएं हम खींचते हैं ताकि हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन कर पाए। अब वो कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। अब देखिए, एक तो सेंटर के बीचों बीच हमने रेखा खींची जो कि क्या है, इक्वेटर। अब इक्वेटर से आप पैरेलल्स में आप रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। 15-15 डिग्री पर पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं। पैरेलल्स इसलिए मतलब जो समानांतर रेखाएं हैं इक्वेटर के समानांतर। अब क्योंकि अर्थ राउंड फिगर की है तो आपको इस तरह से पैरेलल्स ड्रॉ हो रहे हैं। अब ये पैरेलल्स जो है वो लैटिट्यूड्स हैं, मतलब लेटी हुई रेखाएं। मैंने इसको ऐसे याद किया था, लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई और लॉन्गिट्यूड्स मतलब खड़ी रेखाएं। अब लॉन्गिट्यूड्स अगर आप देखें तो आप लॉन्गिट्यूड्स से सीधा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे किसी को ये लोकेशन बतानी है कि ये कौन सी लोकेशन है, तो मुझे उस देश का नाम पता होना हो, क्योंकि देश के नाम तो बदलते रहते हैं, इतिहास भी बदलता रहता है। तो मुझे उसे कोऑर्डिनेट्स देने हो तो मैं उसे लैटिट्यूड पे वो कितने डिग्री पर है ये बता के और लॉन्गिट्यूड में कितने डिस्टेंस पर है ये बता के उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई मैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्या कि हमें किसी चीज की लोकेशन पता चल पाए, मेजर कर पाए। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमें मेजरमेंट की भी मदद करते हैं, कौन सा कहां पर है क्या है लोकेशन जानने में। इसके अलावा ज्योग्राफिकली किसी रीजन का टेम्परेचर कैसा होगा, कौन सा रीजन जो है कितने दिन या कितने टाइम पर सनलाइट वहां ज्यादा पड़ती है, ये डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। तो वो जो रेखाएं हम धरती के एक ग्लोब पे इमेजिनरी रूप से ड्रॉ करते हैं समझने के लिए लोकेशंस या टेम्परेचर जो कि पैरेलल चलती हैं इक्वेटर के, उन्हें हम कहेंगे क्या,
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश, अक्षांश का समानांतर भाग, तो वो हो गए आपके लैटिट्यूड्स, जिसमें होता है नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होगा भाई, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में हो, साउथ लैटिट्यूड क्या होगा, जो इक्वेटर के साउथ में होगा। तो ये अर्थ आपका इस प्रकार से दिखता है, जिसपे ग्रिड बन जाते हैं कई सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या, तभी हम आगे पढ़ेंगे। पर इक्वेटर के आसपास जो भी आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये आपका इक्वेटर है, यहां जो भी पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, वो होगा लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अभी और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, इसकी रेलेवेंस। अब अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सिस है जिस पर अर्थ झुकी हुई है, तो जो अपर मोस्ट लोकेशन है वो 90 डिग्री पे होगी और इक्वेटर कितने पे होगा, 0 डिग्री पे होगा। यहां पर हमने 15-15 डिग्री पे आपने एक पैरेलल्स ड्रॉ किए, पर कई पैरेलल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यहां तक आप गए, पर उसके बीच में 4 रेखाएं होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दूसरी होगी 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। तो वो क्या है भाई, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ये तो सिंपल सी बात हो गई। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये होती है 23 डिग्री नॉर्थ पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है 23 डिग्री साउथ पे। अब मैंने आपको बताया नॉर्मली आप लैटिट्यूड 15-15 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन ऐसे कई पैरेलल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं पूरे अर्थ के ग्लोब पर, तभी जाकर आप किसी चीज की लोकेशन बता पाएंगे। तो ढेर सारे पैरेलल्स आपने ड्रॉ किए, उसमें स्पेसिफिकली जो बहुत रेलेवेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स आपको दिखेंगे वो होंगे 23 डिग्री नॉर्थ पे, 23 डिग्री साउथ पे, वो होंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड ड्रॉ होगा उसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वही जो साउथ में ड्रॉ होगा 23.5 डिग्री पे वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अगर आप नॉर्थ में 66.5 डिग्री पे लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो होगा आर्कटिक सर्कल, और अगर आप 66.5 डिग्री साउथ पर ड्रॉ करेंगे तो होगा एंटार्क्टिक सर्कल। अब सवाल आता है कि आप यही 4 क्यों महत्वपूर्ण है। ये 4 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन एरियाज पे, इन लैटिट्यूड्स के बीच का टेम्परेचर काफी हद तक एक समान रहता है। ये एक ब्लॉक बनाता है जहां के बीच के जो देश हैं या जो लैंड मास है या जो समंदर है, वहां का जो एयर प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, वो एक थोड़ी यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। अगर कोई देश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में पड़ेगा तो उसका टेम्परेचर हल्का ठंडा होगा, और अगर कोई एंटार्क्टिक सर्कल के बाद होगा साउथ पोल के बीच में तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। तो वो जो एक रेखाएं हैं जो काफी डिस्टिंक्टली, मतलब बिल्कुल उस इन रीजन्स में, ये रीजन्स क्या करते हैं, 4 रीजन आपको स्पेसिफिकली बताते हैं एक अलग अलग प्रकार का बॉक्स। मतलब 23 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बाद जो देश होंगे वो थोड़े ठंडे होंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कोई अगर देश है तो ज्यादा गर्म होगा। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं समझने में टेम्परेचर्स की मूवमेंट्स को। इसलिए ये तो हो गए भाई हमारे लैटिट्यूड्स जो मेन है। कौन कौन से हैं, 4 हैं। हमें बस 2 चीजें पता होनी चाहिए, 23.5 डिग्री एक, दूसरी 66.5 डिग्री। अब 23.5 नॉर्थ की बात होगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, वही 23.5 साउथ होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा तो आर्कटिक होगा, 66.5 डिग्री साउथ होगा तो अंटार्कटिक सर्कल होगा। इसका क्या रिलेवेंस है, यह मदद करता है हमें एक टेम्परेचर जोन को डिटरमाइन करने में। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, और अपना जो नॉर्मली मैंने आपको पहले बताया था कि ढेर सारे आपने पैरेलल्स ड्रॉ किए और आपने फिर वहां पे लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता लगती है। लोकेशन के हिसाब से आप वेदर मॉनिटरिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जोन्स क्रिएट करते हैं। अब जो जोन्स होंगे उन जोन से क्या होगा, वहां पर आप टेम्परेचर के बारे में जान पाएंगे। तो जो भी लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगा उसे कहेंगे टॉर्रिड जोन। अब टॉर्रिड जोन क्यों कहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई यहीं रहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर है, आप दिख रहे हैं इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी क्योंकि बीच सेंटर ऑफ अर्थ है। एक्सिस पे आप देखें, अगर ये अक्ष है धरती का, तो ये जो लोकेशन ठीक यहां बीच में है वो चक्कर काट रही है, 24 घंटे में चक्कर लग जाता है, पर फिर भी ये रीजन जो है हमेशा धूप को
के सामने रहेगा तो गर्मी ज्यादा होगी। तो जो रीजन जहां पे सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं वो ट्रॉपिक और ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, जिसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, जो सबसे गर्म देश है वो यहां पाए जाते हैं। फिर आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन वो जोन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है। नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में किसके किसके बीच आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। ये रीजन आपका होगा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब हल्का ठंडा होगा। टॉरिड जोन या तो कैसा होगा? टॉरिड जोन गर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूरज की रोशनी जो है इस सेंटर पे ज्यादा पड़ेगी। अब क्योंकि ये धरती राउंड है थोड़ी सी, तो इस रीजन पे धूप थोड़ी कम पड़ती है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप एक बड़ा सा सर्कल लें, ठीक है, अगर आप किसी बॉल को देखें, क्रिकेट की बॉल लें या फुटबॉल लें, उस पर आप एक टॉर्च की लाइट मारे तो जो शैडो बनेगी, जो सेंटर होगा वह बहुत ज्यादा शैडो बनेगी। ठीक है, और बॉल के नीचे की तरफ लाइट थोड़ी कम होगी। ऑब्वियसली अगर आप इमेजिन करें, मैंने एक टॉर्च जलाई, मैंने एक मोबाइल का टॉर्च लें, आप सामने कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट लें, उस पर अगर प्रकाश डालें तो सेंटर पे काफी ज्यादा रोशनी पड़ेगी और बाकी एरिया में कम रोशनी पड़ती है। ठीक उसी तरह धरती का जो सेंट्रल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहां ज्यादा धूप और रोशनी आती है, इस वजह से गर्मी ज्यादा होती है, तो वो टॉरिड जोन होता है। बाकी रीजन चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ में हो, वहां रोशनी कम पहुंचती है, इस वजह से वो ठंडा एरिया होता है, जो टेम्परेट जोन होता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का रीजन विद इन इक्वेटर क्या होगा? टॉरिड जोन। उसके अलावा क्या होगा? टेम्परेट जोन। तो देखिए ये आपको पता लग रहा है टेम्परेट जोन क्या है, जहां पे एरिया थोड़ा ठंडा है। टॉरिड जोन क्या है? जहां एरिया थोड़ा गर्म है। क्यों है ये हमने समझा अभी। अब आपको समझ आया कि हमने वो मेन जो डिटरमाइन किए थे, 4 हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, वो क्यों इंपॉर्टेंट थे वो डिटरमाइन करने में, कि उससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई इसके पीछे कोई है तो टेम्परेचर कम होगा। तो अगर आप कहीं भी टॉर्च मारे किसी बॉल के ऊपर या किसी राउंड ऑब्जेक्ट पे, तो जो लाइट का इंटेंसिटी घटता जाता है, वहां आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लोब है तो आप उस पर लाइट मार के देखिए। तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन्स की। अब बात करते हैं एक और जोन जो होता है फ्रिजिड जोन। अब जैसे मैंने बोला आपको, एक टेम्परेट जोन है और एक टॉरिड जोन है। एक तीसरा जोन जो होता है जो है फ्रिजिड जोन, मतलब उदासीन क्षेत्र। ये हमेशा ठंड में ही डूबा रहता है। ये भाई क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि ये एरिया है नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का। अब जैसे मैंने आपको वहां एक्सिस के टाइम में बताया था कि अर्थ का जो भी रीजन जहां रोशनी बहुत कम टाइम में पहुंचती है और बहुत कम पहुंचती है, अगर आप एक बॉल पे भी लाइट डालें, अगर आप एक ग्लोब पे टॉर्च ऐसे मारें, तो जो नीचे का रीजन होगा ना, उस पर रोशनी बहुत कम जाएगी। तो सूरज की रोशनी भी अर्थ के दोनों पोल्स पे कम आती है, इस वजह से वहां टेम्परेचर बहुत कम रहता है और वहां हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे वहां ग्लेशियर्स हैं, वहां परमाफ्रॉस्ट है। अब परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? वो जमीन जो लगातार परमानेंटली जम चुकी है उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। वहां ग्लेशियर्स है, मतलब बर्फ की चादरें लगी हुई है वहां, क्योंकि वहां टेम्परेचर साल भर हमेशा कम रहता है। अब क्यों रहता है? क्योंकि वहां लाइट कम पहुंचती है। तो हमारा वो जोन क्या कहलाएगा? फ्रिजिड जोन। तो 3 बेसिस जोन हुए, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब मुझे बताइए आप ट्रॉपिक जोन कौन कौन सा होगा? टॉरिड रीजन से कहते हैं, वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक क्या होगा? टेम्परेट जोन। नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक क्या होगा? टेम्परेट जोन। उसके बाद क्या है? टॉरिड जोन। क्या जोन है? टॉरिड जोन है? नहीं। उसके बाद क्या है? फ्रिजिड जोन। मतलब अगर आपको एक अर्थ का एक शेप ड्रॉ करें, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रीजन भी टॉरिड है, ये रीजन भी फ्रिजिड है, ये रीजन भी फ्रिजिड है। अब अगर आप अर्थ का मिलता जुलता फिगर ड्रॉ करें तो ऊपर का रीजन क्या होगा? फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहां पे लाइट कम जाएगी। सेंटर रीजन जो है टॉरिड जोन होगा, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी। टेम्परेट जोन जो बीच का होगा, जहां थोड़ी ठंडक रहेगी। तो हमने समझे जोन। इन जोन की वजह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा टेम्परेचर कहां कैसा होगा। आप उस हिसाब से घर बना सकते हैं। पहले तो लोग इसी तरह ट्रैवल करते थे, तो आपको उस जगह के लोगों का फीचर, वहां की जीवन शैली उसी हिसाब से बदलती दिखेगी। तो आप जब कोई लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं तो उसके हिसाब से देश, लोगों का रहन सहन, स्वभाव सब बदलता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलता जाता है। तो ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंस है लैटिट्यूड
ड्रॉ करने की, वो आपको डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि वो है तो इमेजिनरी, मतलब सिर्फ काल्पनिक है, पर हमें समझने में मदद करते हैं कि भाई ये टेम्परेचर इसके बाद ऐसा क्यों हो गया, मतलब यहाँ इतनी ठंड क्यों है। तो अगर आपको मैं कहूँ हर बार कि भाई एक बॉल लो, उस पर एक रोशनी डालो, तो आप समझो कि जो जहाँ ज़्यादा रोशनी होगी वो रीजन ये है, जहाँ कम होगी वो दूसरा रीजन है। उससे बेटर है आप कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करें जहाँ से आप ढंग से एक्सप्लेन कर पाए। अब मैथ्स में हम एक्स मानते हैं कई चीज़ों को, तो ये वही फंक्शन है, हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची, वो रेखाएं स्पेसिफाई करती हैं, दर्शाती हैं कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ कम है और क्यों ऐसा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जोन कौन कौन से थे और लैटिट्यूड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है देशांतर। तो लॉन्गिट्यूड्स को देखते ही आपके अंदर दो सवाल आएंगे कि ये क्या है, मतलब व्हाट, और ये क्यों है, मतलब कि वाई। अब देखिए, हमने पढ़ा पहले लैटिट्यूड्स के बारे में जो कि पैरेलल्स होते हैं। अब अगर आप देखें तो ये अगर अर्थ का एक ग्लोब का डायग्राम देखें तो ये जो होगी बीच की रेखा, उसे आप इक्वेटर कहेंगे, उससे आपने अर्थ को डिवाइड कर दिया नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में। आपने टेम्परेचर एरियाज डिसाइड कर लिए। मैं आपसे पूछूंगा इंडिया कहाँ है, तो आप मुझे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस नॉर्थ टू साउथ में बता देंगे, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ये लेट्स से आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसके आसपास कहीं आप इंडिया मुझे मैप में दिखा देंगे। पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करने के लिए नॉर्थ साउथ के अलावा ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन के कोई रेफरेंस की ज़रूरत होगी। अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर कहाँ है, तो आप मुझे बताएंगे कि इतने डिग्री ईस्ट में है और इतने डिग्री साउथ में या नॉर्थ में है। ये आपको चारों दिशाएं पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अफ्रीका का रीजन बताइए, तो आप तो कोई सा भी नॉर्दर्न रीजन मुझे बताएंगे कि भाई इसके बीच का हिस्सा है, यहाँ कहीं है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आपको ईस्ट और वेस्ट का भी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। अभी और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। वो रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन का आप एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो समानांतर तो नहीं होती, यानी पैरेलल तो नहीं होती, पर एंगुलर डिस्टेंस में अर्थ को काटती है। एंगुलर डिस्टेंस मतलब ये देखिए, ये जो आपका अर्थ है, यहां से आप ऐसे खींचते हैं रेखाएं, ठीक है। ये जो बनता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई रेखा, लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो लंबी रेखाएं सीधे सीधे आती हैं। लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते। आपको देखने से पता लगेगा कि अगर आप ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, मतलब जो ये लकीरें गई हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो एक ज़्यादा लंबी है एक छोटी है, तो लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब अर्थ का सरकमफ्रेंस कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है, ये एक बॉल की तरह है। अब अगर देखें तो टोटल एंगल कितने बनते हैं यहाँ, 360 डिग्री बनेंगे किसी भी स्फीयर के आसपास। 360 डिग्री होंगे स्फीयर में, और आपको क्या डिस्टेंस दिखाना है, आपको ईस्ट टू वेस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, जो आपको देता है लॉन्गिट्यूड। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं एक बार फिर से। अर्थ में आपको लोकेशन पता करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए नॉर्थ टू साउथ, जो आपका है लैटिट्यूड। ईस्ट टू वेस्ट दर्शाने के लिए जो आप रेखाएं ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, वो रेखाएं हैं लैटिट्यूड। तो इससे आपको क्या होता है, मदद मिलती है एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करने में किसी भी जगह की। ये तो हो गया एक कारण लॉन्गिट्यूड्स के होने का। अब अगर आप दूसरा कारण देखें लॉन्गिट्यूड्स क्यों हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स आपको मदद करते हैं किसी भी एरिया के टाइम जोन को डिसाइड करने के लिए। वो कैसे है, तो देखिए, ये अगर अर्थ है मान लीजिए, और ये कुछ आपने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए, फिर आपने कुछ लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए, तो इस तरह से आपके पास हर जगह को लेके एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, ठीक है। आप यहां डिटरमाइन कर सकते हैं ईस्ट और नॉर्थ साउथ में कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में पिन पॉइंट लोकेशन है, वो लोकेशन आपको पता चल जाएगी। आप मुझे इस तरह एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच का जो यूनिट बनेगा वो बता देंगे, 35 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट सब कुछ बताएगा। मुझे लोकेशन बता सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हैं, जिससे मैं समझ सकूं कि कौन सी जगह कहाँ है। अगर आप गूगल मैप्स खोलेंगे या ग्लोब पे देखेंगे, तो आप जैसे ही कोऑर्डिनेट्स देंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कुछ जगह कहाँ है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड्स का एक और काम है कि जो टाइम की बात मैं कर रहा था वो बताता है। अब देखिए, अगर आप अर्थ को देखें तो कई सारे लैटिट्यूड्स होंगे, तो हर लैटिट्यूड्स को या हर लैंगिट्यूड्स को भी डिवाइड किया जाता है किसमें,
डिग्रीज में, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, हर डिग्री के अंदर मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ होंगे अर्थ के आसपास, इस लॉन्गिट्यूड्स के अंदर आप डिवीजन करेंगे डिग्रीज में, और उन डिग्रीज के अंदर क्या डिवीजन होगा, मिनट्स में, ताकि आपको सही सही रेफरेंस मिल सके टाइम कैलकुलेट करने में। अब वो कैसे होता है ये हम देखते हैं। जैसे हमें इक्वेटर में एक सेंट्रल फिगर लेना पड़ा था जिसके आसपास हमने पैरेलल्स ड्रॉ किए थे, यानी कि 0 डिग्री, वो था इक्वेटर जो कि धरती को बराबर हिस्सों में बांट देता है। लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रेखा आप नहीं खींच सकते जो कि हर जगह बराबरी से काम करे, क्योंकि वो एक क्षेत्र में तो कुछ और होगी, दूसरे क्षेत्र में कुछ और होगी। तो हमें एक रेखा को मानना पड़ा था कि ये वाला मेरिडियन जो है यही हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसको हम 0 लेंगे। तो डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उससे जो लॉन्गिट्यूड्स पास करता है ग्रीनविच से, उसे हमने माना प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री मेरिडियन। उसके ईस्ट में हम 180 डिग्री जाते हैं, वेस्ट में 180 डिग्री जाते हैं। 180 180 360 डिग्री, आपका पूरा सारा एंगुलर डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो आपने एक जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लिया, वो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है। इसके ईस्ट में जो भी आएगा, आप 0 to 180 डिग्री जाएंगे वो ईस्ट हो जाएगा, और वेस्ट में जो उसके जाएगा वो आप वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन धरती की मिल जाती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस की। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर लॉन्गिट्यूड के अंदर कई डिग्रीज होते हैं और हर डिग्रीज के अंदर मिनट्स होते हैं। अब बात आती है कि 360 डिग्री टोटल लॉन्गिट्यूड बनते हैं, और अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है। अर्थ का सरकमफ्रेंस बनता है 25,000 माइल्स का। 25,000 माइल्स है सरकमफ्रेंस, 360 डिग्री हमारे कितने हैं लॉन्गिट्यूड। तो एक लॉन्गिट्यूड में कितना एरिया आ जाएगा, 6.69.1 माइल। इतना माइल्स का डिस्टेंस आपके एक डिग्री के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब उस एक डिग्री के अंदर आपने 60 मिनट बनाए हैं, तो उस तरह से आपको डिस्टेंस का भी कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। अब देखिए प्राइम मेरिडियन की एक और खास बात है कि अगर आप देखें तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है रोटेशन में, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, तो जो आपने अपना एक प्राइम मेरिडियन लिया है वो आपका 0 डिग्री लाइन, उसके आगे आपने ईस्ट माना है और पीछे वेस्ट माना है, उसी के हिसाब से। तो जब आप टाइम कैलकुलेट करते हैं तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो उतना आपका टाइम बढ़ता है हर माइल के मूवमेंट के साथ। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। अब देखिए 360 डिग्री टोटल एंगुलर डिस्टेंस है और 24 घंटे हैं आपके पास, मतलब एक डिग्री कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है अर्थ को रिवोल्यूशन लेने में। ये जो एंगुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, जो हमारा इमेजिनरी एंगुलर या फिर जो भी हमारा रियलाइज्ड एंगुलर डिस्टेंस है, उसे कवर करने में 24 घंटे लगते हैं पूरे। तो एक डिग्री के डिस्टेंस को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से जो आपका प्राइम मेरिडियन है उसकी आप जितना डिग्री का डिस्टेंस है आपके लोकेशन का, उस डिग्री में आप 4 मिनट जोड़ के बता सकते हैं कि वहां का टाइम क्या होगा। और अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका टाइम ऐड होगा, और आप वेस्ट की जगह जा रहे हैं तो आपका टाइम लॉस होगा। अब जैसे इंडिया का जो मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो आप देखिए वो जो 0 डिग्री है उससे ईस्ट के साइड में है। ईस्ट के साइड में है तो मतलब हमारा टाइम क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा। कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो उसको आप अगर हर डिग्री को, तो हमें पता चला था कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 डिग्री में 4 मिनट में। तो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो हम 82.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 जो टाइम लगता है इसे मूव करने में 1 डिग्री, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 82.5 डिग्री से, तो हमारा आएगा ऑलमोस्ट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का डिस्टेंस आएगा, और वो ईस्ट की तरफ है, तो मतलब प्लस। इसका मतलब अगर आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ आएंगे तो हमारा टाइम होगा ईस्ट के मेरिडियन से 5 घंटे 30 मिनट आगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या करते हैं, प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री बेसिक लोकेशन है, उसके ईस्ट में अगर जाएंगे तो टाइम ऐड होगा, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम लॉस होगा। हर डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। तो अगर इंडिया का लोकेशन 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो आपको पता करना है कि यहाँ का टाइम मेरिडियन से